मैं जब उस घर में घुसा मुझे अभी भी याद है कि मुझे लगा ऐसा कि इस घर में बहुत दिनों बाद कोई आदमी अंदर आया है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मुझे जहाँ तक जो याद है मुझे कि 8वीं कक्षा में पढ़ता था तो मेरे फादर की डेथ हो गई। तो एकदम से मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया और मैं घर में करता धरता मैं ही बन गया। तो वहाँ से मैंने लाइफ को देखा कि भाई ये एक लाइफ ऐसी नहीं है कि आप आइवरी टावर में बैठे हुए हैं और आप धीरे धीरे क्या मतलब जिसे कहते हैं स्ट्रीट फाइट। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। सारा इंस्पिरेशन हमने उन्हीं से ही सीखा है और हमारी लाइफ तो खैर उनकी वजह से ठीक चली, अच्छी रही। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी जर्नी के बारे में बताएं। काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने। मेरी मदर को बोला कि आप जो हैं हम आपको एक जॉब देते हैं, आप मतलब एंड शी वाज गिवन अ जॉब। पहले शी टुक एज अ टीचर, फिर वो प्रिंसिपल रही उस स्कूल की। कॉफ़ी विद कुणाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ दो ऐसी महान हस्तियां जुड़ी हैं जिनको अपने ऊपर तो गर्व है ही, साथ में हमारे देश को भी बहुत गर्व होगा क्योंकि दोनों हस्तियां आर्मी से जुड़ी हुई हैं। आर्मी में रह कर के उन्होंने हमारे देश की बहुत समय तक सेवा की। हमारे साथ हमारे मेडिकल इन चीफ, आर्मी में मेडिकल इन चीफ रह चुके जनरल वेद चतुर्वेदी जी जुड़े हैं और साथ में ब्रिगेडियर रह चुकी अमिता जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम कॉफी विद कुणाल में। नमस्कार, तो नमस्कार, जय हिंद। तो सबसे पहले जनरल चतुर्वेदी जी, मैं आप पर आना चाहूँगा। मैं चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे हमारे देश के युवा पीढ़ी के लोग भी देख रहे हैं ये शो और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, यानी कि आर्मी में रह कर के देश की सेवा करके अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपकी बातें सुने, उनको भी एक एनर्जी मिले, इंस्पायर हों आपसे। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आप आज सबसे टॉप पोस्ट पर रहते हुए रिटायर हुए और आज भी आप गंगाराम हॉस्पिटल में एक अच्छी पोस्ट पर सुपर स्पेशलिस्ट एक पोस्ट इन्होंने ली हुई है जोड़ों के। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपनी जर्नी। हाँ, देखिए जर्नी ज़रूर, इसलिए कि जब हम लोग भी छोटे थे, मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार उस मेडिकल चीफ की कुर्सी पे बैठा तो मुझे लगा कि ये वही कुर्सी जिससे मैं इतना ज़्यादा डरता था। मैं सोचता कोई बहुत बड़ा, जैसे आपको लगता है ना भाई कि भाई वो राष्ट्रपति हो गए तो आपको लगता है राष्ट्रपति कोई बहुत बड़ी, जब आप खुद बन जाते हैं तो आपको वो छोटा लगने लगता है। तो ये जर्नी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक स्ट्रगल से भी मैं कह सकता हूँ, और उसका सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है मेहनत। मैं आपको बताता हूँ, ये आप मुझसे पूछे कि इसमें क्या क्या किस किस चीज़ की ज़्यादा समावेश है, तो सबसे बड़ा समावेश है मेहनत और लगन। नॉट टू गिव अप। एक बार आप अनसक्सेसफुल हो सकते हैं बट ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दीजिए। जैसे आप क्रिकेट में उतरते हैं, आप बैट लेके, तो आपने एक बार, दो बार, तीन बार आप सभी स्ट्रगल्स की कहानी आपने देख लीजिए, किसी को भी उठा के देख लीजिए, चाहे तेंदुलकर हो चाहे कोई हो, तो ये तीनों चीज़ों का यस लक भी है, ये भी है। तो जब मुझे जहाँ तक जो याद है मुझे कि 8वीं कक्षा में पढ़ता था तो मेरे फादर की डेथ हो गई। अब 8वीं कक्षा में मेरे फादर सिविल सर्जन थे, तो मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि दाल कटोरी में उगती है कि पेड़ पे। तो एकदम से मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया और मैं घर में करता धरता मैं ही बन गया। मुझे अभी भी याद है, हम लोग शिफ्ट कर रहे थे, हम एक डिस्ट्रिक्ट टाउन में रहते थे छतरपुर में, तो चूँकि गवर्नमेंट का बंगला आपको खाली करना पड़ता है जी। तो फिर भाई मेरे फादर को उन्होंने 1 साल के लिए घर दे रखा था, तो 1 साल गुजर गए तो लोग भूल भी जाते हैं, फिर मुझे ही करना है, जो सर्वेंट थे वो भी चले जाते हैं। तो मैं खुद ही एक जो हाथ का ठेला होता है ना वो लेने गया। तो मुझे तब तक ये सीख लिया था मैंने कि भाई कोई 1 रुपये बोलेगा कि भाई 1 रुपये लूँगा, तो मैं कहूँगा नहीं 4 आने, बार्गेन। तो मैंने उसको ट्रक वो जो हाथ से ठेले, क्योंकि हम लोग अपना सामान शिफ्ट करना चाहते थे, ओके। तो उसने बोला 1 रुपये लूँगा मैं एक ट्रिप का, कुछ ऐसा। तो मैंने बोला कि मैं 4 आने दूँगा। तो उसने कुछ ऐसी एक भद्दी गाली दी जिसको मैं यहाँ तो नहीं बोल सकता, बट मैं फुट फुट को रोने लगा।
क्यों मैंने वो ऐसी गाली कभी सुनी नहीं थी लाइफ में, ऐसी वाली। तो उसके बाद बहुत लोग भीड़ इकट्ठी हो गई कि भाई क्या हो गया क्या हो गया। वो भी घबरा गया, उसने कहा नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने तो एक नॉर्मल। तो वहाँ से मैंने लाइफ को देखा कि भाई ये एक लाइफ ऐसी नहीं है कि आप आइवरी टावर में बैठे हुए हैं और आप धीरे धीरे क्या मतलब जिसे कहते हैं स्ट्रीट फाइटर, आप स्ट्रीट से सीखते हैं ना। ये कह सकते हैं कि वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। हाँ, क्योंकि इतने लोग भीड़ भाड़ इकट्ठा हो गया। फिर मैंने 9वीं 10वीं 11वीं पूछा जाए तो एक ही काम था, पढ़ना। क्योंकि मुझे मालूम था कि भाई बिना पढ़ाई के मैं कुछ। तो सडनली एक बार जब मैं एक बीएससी पार्ट 1 कहलाता 12th हमारे यहाँ, तो वैसे मैं हमेशा फर्स्ट आ ही रहा था। तो एक बार पेपर में आया कि भाई मैंने यूनिवर्सिटी टॉप कर लिया। तो मैं एक बार अपने वो शीशे में खड़े होकर देख रहा था, यार यूनिवर्सिटी टॉपर कैसा लगता है। मैं तो यूनिवर्सिटी टॉपर कोई होगा जिसके ऐसे हाथ पैर कोई पंख लगे होंगे। तो मुझे भी लगा कि यार यूनिवर्सिटी टॉप कर सकता हूँ मैं, यार मैं तो किसी को जानता नहीं पहचानता नहीं। और छोटी मोटी यूनिवर्सिटियाँ नहीं हुआ करती थी। उन यूनिवर्सिटी थी सागर यूनिवर्सिटी, जिसमें 36 कॉलेज थे। देयर वर 36 कॉलेजेस अंडर सागर यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैं पीएमटी की परीक्षा में बैठा तो मेरे ब्रदर ने बोला यार डॉक्टरी की पढ़ाई में ना थोड़ा आजकल बहुत कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता, क्यों बनना चाहते हो। ये बात है 71 की। फिर भी ऐसे ही बैठ गया, मैं बिना प्रिपेयर के बैठ गया। और उस समय तो कोई मोबाइल नहीं था और छोटे मोटे अखबार निकलते थे। कोई छोटा लोकल न्यूज़पेपर ने बोला कि भाई रिज़ल्ट निकल गया पीएमटी का। तो चूँकि मेरे पास तो मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी तो घर में न्यूज़पेपर भी नहीं आता था। और मुझे अभी भी याद है मैं चप्पल पहने हुआ था। मेरे लिए तो चप्पल एक ही थी, वो बाथरूम जैसे कहते हैं ना, बाथरूम चप्पल हो चाहे बाहर की, एक ही चप्पल थी। स्कूल कॉलेज भी जाने की वही चप्पल थी। छोटा शहर था, कोई माइंड भी नहीं करता था मेरी ख्याल से, या हमने कभी सोचा नहीं कि चप्पल कौन सी पहन रहे हैं। तो वो चप्पल पहने बाथरूम स्लीपर जिसे हम आज बोलते हैं, उसी से मैं स्कूल जाता था। तो मैं बाज़ार में गया तो मैंने कहा भाई रिज़ल्ट निकला है। तो उसने मुझे ऐसे देखा, उसने सोचा कि ऐसे ही साधारण कपड़ों में पहने ये। उसने कहा भाई क्या है तुम्हारा रोल नंबर क्या है। तो मैंने कहा रोल नंबर तो याद नहीं है, वो घर में है। तो उसने कहा कि तुम अपना यार वो तो 10 बच्चे, इसमें सिर्फ 10 लोगों के नाम हैं, तो वो तो कल निकलेगा रिजल्ट। तो ये तो ऐसे ही फ़ोन पे ले लिया अखबार बेचने के लिए, तो छाप दिया लोकल वालों ने। फिर भी उसको लगा ऐसा कुछ। ने कहा आपका नाम क्या है। तो मैंने कहा मेरा नाम है वेद प्रकाश चतुर्वेदी। तो उसने देखा, फिर उसने मेरी तरफ देखा, फिर उसने 2-4 बार देखा यहाँ वहाँ। तो उसने बोला कि तुम अपना घर से रोल नंबर लेके आओ। तो मैं गया, दौड़ के लाया। फिर उसने बोला भाई तुम्हारा तो 9th पोजीशन है पूरे मध्य प्रदेश में। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे ये भी हो सकता था। तो उसके बाद फिर मैं मेडिकल कॉलेज आ गया। मेडिकल कॉलेज, छोटा मेडिकल कॉलेज था रीवा मध्य प्रदेश में। हाँ। तो वहाँ फिर मैंने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई की। चूँकि घर में कोई कमाने वाला नहीं था। 1965 में मेरे फादर की डेथ हुई, 66 में। तो 66 से लेके 76, 10 साल। तो जब कोई कमाने वाला नहीं होता तो घर में धीरे धीरे रखा सारा धन भी ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैंने आर्मी का एडवर्टाइजमेंट देखा और आर्मी का छोटा मोटा शौक तो मुझ में भी था, पर मैं बहुत पतला दुबला था। अब 49 kg मेरा वेट होगा। तो मेरे प्रोफेसर ने बोला यार वो तुझे दौड़ा दौड़ा के मार देंगे आर्मी वाले, तू मर जाएगा आर्मी में। यू विल बी सरप्राइज कि मैं जब आर्मी ज्वाइन किया तो मुझे मेडिकली उन्होंने कहा भाई तुम्हें बहुत अंडर वेट है किसी तरह में। फिर भी उन्होंने कहा ठीक है मेडिकल में थोड़ा सा हो जाएगा। जब मैं 2 महीने की ट्रेनिंग करने गया, लखनऊ में होती है हमारी, जैसे आईएएस की एकेडमी मसूरी में है, मेरा वेट बढ़ गया करीब 7-8 kg इन दोज 2 months ओनली। उसका एक कारण था कि जो आदमी, जैसे आपने कभी फिजिकल एक्सर्शन नहीं किया, आपने कभी दौड़ा नहीं लाइफ में, तो वो लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है। लिमिटिंग फैक्टर साइंस में वो सिद्धांत है, जैसे समझ लीजिए एक पौधा है, उस पौधे को कभी भी धूप नहीं मिली और आप उसको धूप दे दीजिए, या एक छोटे से पौधा जो पानी के बिना तड़फ रहा है, आपने थोड़ा भी पानी डाल दिया
तो बहुत उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इमीडिएटली बहुत एनर्जी गेन हाँ करेगा वो। तो मैं 2 चीज़ें नहीं करता था, एक तो मैं दूध कभी नहीं पीता था, मुझे दूध से बड़ा वो था उसमें, और दूसरा मैं कभी फिजिकल एक्सरसाइज, तो वहाँ तो आप जाते हैं तो फिजिकल ट्रेनिंग बाय द वे डॉक्टर्स की भी वही है जो कि इन्फेंट्री ऑफिसर्स की है। ओके। हाँ, मतलब कई लोग सोचते हैं आप तो आर्मी में डॉक्टर हैं तो आपकी नहीं, तो आप जाएंगे, यूनिफॉर्म कैसे पहनना है, कैसे आपको ये करना है, कैसे सैल्यूट करना है, कैसे सुबह सुबह आपके पीटी में आपको 5-6 किलोमीटर डेली दौड़ना है, कैसे बंदूक चलाना है, बंदूक का ड्रिल, बंदूक का सिखाते हथगोला, सब है। सब कुछ जो चीज़ 9 मंथ्स में आईएमए में सिखाते हैं। इनफैक्ट किसी ने पूछा कि यार 9 मंथ्स आपकी ट्रेनिंग क्यों 2 महीने की है, हम लोग की तो 9 मंथ्स की है। तो मुझे एक इन्फेंट्री जनरल ने ही उस समय जवाब दिया कि देखो आप डॉक्टर्स हैं, आप होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप पढ़े लिखे हैं ज़्यादा, ये बच्चे तो बेचारे 10वीं क्लास के बाद हमने इनको 12वीं क्लास के बाद आर्मी में भर्ती कर लिया, तो इनको थोड़ा टाइम लगता है समझने को। आपको 1 मिनट में समझ में आता है कि अच्छा ये मतलब इट्स ए मोर कॉमन सेंस, आपको आपका कॉमन सेंस ज़्यादा अच्छा होता है कि भाई ठीक है, जो चीज़ आप 1 महीने में सीखेंगे एक ड्रिल को, वो आप 1 दिन में सीख लेते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है। तो वहाँ मेरा जब 5 किलोमीटर डेली दौड़ना पड़ा तो भूख लगती थी, और भूख लगने के लिए घर में माँ तो थी नहीं, मतलब वो तो मैं तो लखनऊ में ट्रेनिंग था तो एक ट्रक आता था वहाँ, वो दूध बेचता था, सिर्फ दूध ही बेचता था, और तो वो ठंडा दूध मुझे धीरे धीरे पसंद आने लगा। तो 2 लिमिटिंग फैक्टर, एक एक्सरसाइज और दूसरा मिल्क, जो मैंने कभी लाइफ में नहीं किया, तो दोनों चीज़ से मेरा वेट भी बढ़ गया। तो जब मैं लौट के आया 2 महीने बाद, तो लोगों ने कहा अरे हम तो सोचते थे यार तुम बड़े चमक रहे हो, थोड़ा बाल वाल भी अच्छे, मतलब नहीं तो क्या था हो गई। उस जमाने में, क्या था राइस खन्ना का ज़माना था, तो लोग बड़े बड़े बाल रखते थे, तो वो तो बाल वाल सब कटा दिए। पहले ही दिन हमने बाल वाल कटा के गए थे, फिर भी उन्होंने वो इंस्पेक्शन होता है वहाँ, तो जनरल साहब एक ऐसे इंस्पेक्शन करके ऐसे उन्होंने, मुझे अभी याद है, उन्होंने मुझे निकाला, बिठा लो ज़मीन में, बिठा के बाल कटा दे तो बाल कटा दिए। बड़ा दुख लगा मुझे पहली बार कि यार बाल छोटे छोटे कर दिए, बट देन धीरे धीरे वही मुझे थोड़ा लगने लगा कि हाँ भाई कैसे चलना है, कैसे वॉक करना है। मतलब आप इफ़ यू आर बिकमिंग ए आर्मी ऑफिसर तो आपको बच्चों की तरह सिखाया जाता है कि भाई यू आर ए लीडर। एक लीडर क्या होता है, जिसको लोग माने। आफ्टर ऑल यदि आपको 200 लोगों को कोई चीज़ बतानी है, यदि आप ही ढीले ढाले तो आपको कौन बताएगा, तो यू शुड बी ए लीडर। तो लीडरशिप क्वालिटी जो आर्मी में है ना, वो आर्मी ऑफिसर्स को बहुत सिखाई जाती है। वो बहुत ही एक इट्स ए वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस कि एक लीडर है तो उसको क्या क्या करना चाहिए, ABCD। तो सबसे बड़ा मैं हमेशा सोचूंगा, जो भी कभी कोई यंगस्टर यदि आर्मी ज्वाइन करे तो इसको ये मालूम होना चाहिए कि एक आर्मी ऑफिसर बनने का मतलब है एक लीडर बनना, जो कि लीडर एक समाज को भी चेंज कर सकता है। आप लीडर क्या, जैसे आपके समझ लीजिए एक चोर घुसाया आपके मोहल्ले में, तो हर कोई सोचता है यार आप तो सोते रहो यार, वो तो दूसरे घर में चोरी हो रही। सो एक लीडर जो होगा वो ही विल ऑर्गेनाइज कि अच्छा कैसे इसको कैसे पकड़ा जाए, कैसे पकड़ा जाए। वो सो ये चीज आर्मी 4 लोगों को बुलाएगा, इकट्ठा करेगा, ऐसा नहीं, और मूर्ख भी नहीं होगा, टीम तैयार करेगा, टीम तैयार कर। वो जाना है कि अच्छा 10 लोगों को फोन करूंगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। तो एक आर्मी इज ए वे ऑफ लाइफ। क्योंकि आर्मी जब किसी को सिलेक्ट करती है तो काफ़ी खर्चा तो करती है, तो वो अपने जवान को खराब क्यों करना चाहेगी। वो चाहेगी कि उसको, क्योंकि ऑलरेडी उसने 10 साल दिए हैं देश की रक्षा के लिए अपने जीवन के, तो वो हमेशा आर्मी चाहेगी कि उसको सबसे पहले ठीक किया जाए। देखिए देश का पहला MRI, देश का पहला अल्ट्रासाउंड, देश का पहला पैट स्कैन, जो आजकल हम देखते हैं ना अल्ट्रासाउंड गली गली है, हाँ। तो देश में कहाँ से है? सबसे पहले आर्मी में है। मैं कैप्टन था तो एक मेजर साहब ऑस्ट्रेलिया से ट्रेनिंग होके आए थे एक अल्ट्रासाउंड मशीन लेके, तो पूरा दिल्ली उसको देखने के लिए आया था। मैं था, आई एम द विटनेस। डॉक्टर्स ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के भाई अल्ट्रासाउंड मशीन कैसे दिखती है, पहला देश का MRI। तो हम उस एटमॉस्फेयर में रहे, और उसी जगह का मैं मेडिकल चीफ भी हो गया, तो एक बहुत गर्व की बात भी थी। बहुत, सच में बहुत ही खुशी मिली मुझे तो, और हमारे जो देश के यूथ ये शो देख रहे हैं उनको भी बहुत ही इंस्पिरेशन मिली होगी, और शायद बूस्टअप हो गए होंगे। तो अभी मैं, अमिता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे देश में ब्रिगेडियर रह चुकी हैं,
और ये भी इस समय गंगाराम हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छी बड़ी पोस्ट पर है, उसको संभाल रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं शायद अभी आप। तो मैं अमिता जी चाहूँगा कि आप भी अपनी, क्योंकि युवा यूथ तो बहुत प्रभावित हो चुका है, लेकिन जो लड़कियां हैं, जो यूथ गर्ल्स हैं, वो भी आपको देख रही हैं और वो भी समझना चाहेंगे, उनको भी आपसे एनर्जी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी जर्नी के बारे में बताएं। जी हाँ, मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगी, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि मेहनत जो है वो लाइफ में सबसे ज़्यादा आपको रिज़ल्ट देती है। आप जितना परिश्रम करेंगे उतनी आपको सफलता प्राप्त होती है। अब मैं मेरी जो बचपन से मैं आपको बताऊंगी, और मेरा जो रोल मॉडल है वो मेरी मदर है एक्चुअली, बेसिकली। तो सारा इंस्पिरेशन हमने उन्हीं से ही सीखा है, और हमारी लाइफ तो खैर उनकी वजह से ठीक चली, अच्छी रही, लेकिन जो उन्होंने स्ट्रगल किया है। तो कभी डॉक्टर साहब भी आपके रोल मॉडल बन पाए कि नहीं? तो जब मैं मेरे फादर भी आर्मी में थे, आर्मी ऑफिसर थे। तो जब मैं बहुत छोटी थी, 6 साल, लगभग 6 साल की थी जी, तब उनका जो है टैंक से एक्सीडेंट हो गया था। ओके। हाँ, तो ही डाइड इन टैंक क्रैश। और उस समय मेरी मदर, हम 4 सिस्टर्स थे, 4 बहनें हैं। और मेरी मदर, क्योंकि पहले तो आप जानते हो कि लेडीज़ को इतना बाहर, मतलब जब मेरे जो नाना जी थे ना, हाँ, और काफ़ी उनको प्रोटेक्टेड रखते थे। तो एनीवे, और ये भी मेरे फादर तो आर्मी में थे, वैसे आर्मी ऑफिसर थे। सो जब उनकी डेथ हुई तो तब से हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन ये है कि हाँ, मेरी मदर से जो हम सुनते हैं उनकी स्ट्रगल की कहानी, तो बहुत कुछ सीखने का है उनसे। और फिर उन्होंने जो है, क्योंकि ज़्यादा एजुकेशन भी इतनी होती नहीं थी, क्योंकि 15-16 साल में तो शादी हो जाती थी। देन आफ्टर माय फादर डाइड, फिर काफ़ी आर्मी का एक, जिस तरह से डॉक्टर ने बताया, आर्मी में बहुत ही सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। दे टेक केयर ऑफ़ योर ऑफिसर, अगर जो इस तरह से डेथ वगैरह होती है। काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने। मेरी मदर को बोला कि आप जो हैं, हम आपको एक जॉब देते हैं, आप मतलब, एंड शी वाज गिवन अ जॉब। पहले शी टुक एज अ टीचर, फिर वो प्रिंसिपल रही उस स्कूल की। और ये तो है ही कि रिलेटिव्स वगैरह ज़्यादा तो साथ नहीं दे पाते हैं, ये बात तो है ही। पर उन्होंने जो डिसीजन लिया 4 लड़कियों के साथ अकेले रहने का, बहुत बड़ी बात है। हमारे किसी रिलेटिव से कोई सपोर्ट नहीं था। आर्मी में फिर उन्होंने स्कूल में काम किया, पेंशन थी और अपना ये जो भी था उनका। और 4 लड़कियों को पूरा उनको संरक्षण देना, सब कुछ, सारी सुविधाएं देना, स्कूल में पढ़ाना, सब बहुत डिफ़िकल्ट है। पर उनको मैंने देखा, उन्होंने फिर उसके बाद पढ़ाई भी की, क्योंकि उन्होंने फिर अपना इंटर किया, BA किया, सब कुछ किया, सारी पढ़ाई भी की हम लोगों को देखभाल करके। और उनका ये भी था कि आप लोग पढ़ाई करो, पढ़ाई ही सबसे बड़ी चीज़ है, हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है। तो उनका ये रहता था कि पढ़ाई करो, पढ़ाई ही करना है और कुछ नहीं, आपको ज़्यादा आपको फोकस इसमें करना है। और बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी वैसे। अच्छा। अनुशासन, हाँ, बहुत ज़्यादा। और शी इज़ नोन फॉर दैट अपने स्कूल में भी, और काफ़ी उनका सम्मान करते थे लोग। स्ट्रेट थी बिल्कुल, और कहते हैं ना, बहुत डेडिकेशन से अपना काम करती थी। सब चीज़ें हमने उनसे सीखी हैं, कि स्कूल में भी उनका उतना डेडिकेशन जितना घर में। और ऑब्वियसली जितने लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसी में हम पले बड़े हैं। और पढ़ाई के लिए तो सारी सुविधाएं थी पूरी, पढ़ाई करो अच्छे से। और शी वांटेड रिजल्ट, जैसे हम मुझसे बोलते तो मैं फर्स्ट डिवीज़न ही लाना है बस, तो हम उसको वो करते थे। वी अचीव्ड वट एवर बिकॉज ऑफ हर मोटिवेशन। एंड शी वॉज, ऑफकोर्स हमको देखते थे कितना, पर एकदम बैलेंस, कभी उन्होंने हमें डांटा नहीं, कुछ नहीं। पर हमारे अंदर उनके लिए बहुत सम्मान था, डरते नहीं थे, पर सम्मान था और प्यार था। उस वजह से हम सब ने, मेरी दोनों, मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरी एक और सिस्टर डॉक्टर है, बाकी 2 सिस्टर भी, दे हैव डन वेरी वेल। तो वो भी आर्मी में रही या आर्मी में सिर्फ? नहीं, वो तो सिविल में है, वो लखनऊ में अपने, हाँ, शी इज़ अ पैथोलॉजिस्ट, वो सिविल में रही। हाँ, एक सिस्टर आपकी लखनऊ, बाकी 2 सिस्टर्स? तीनों लखनऊ में। बड़ी सिस्टर ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से वो किया अपना, जो भी उनको बड़ा इन सब चीज़ों का शौक था। देन शी वर्कड इन मीडिया। और एक सिस्टर है वो ये जयपुरिया स्कूल में है, शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट, प्रिंसिपल है वहाँ पे, वाइस प्रिंसिपल।
तो आप सबसे बड़ी हैं कि नहीं, मेरे से बड़ी जो सिस्टर है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट है। ओके, आप सेकंड नंबर मैं सेकंड नंबर पे हूँ। फिर एक उससे छोटी सिस्टर है, तब तो डिफरेंस 2-2 साल। 2 साल। So we had my youngest sister was hardly I think 2 months old when my father died, 2-3 months old, तो बहुत छोटी थी वो। तो हमने उनको बहुत देखा है स्ट्रगल करते हुए, और इतनी हिम्मत उनकी कि भाई ठीक है, आप जैसे मेरा मेडिकल कॉलेज में हुआ तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप मेडिकल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने मुझे भेजा भी, मैंने दिल्ली में रह के पढ़ाई करी। व्हेन आई रिमेंबर, ऑफ कोर्स रिसोर्सेज लिमिटेड थे, अब पैसे तो इतने नहीं थे, तो जो भी था वट एवर मनी शी गेव मी, आई केम एंड देन वी जॉइन। हमारी फीस भी बड़ी कम होती थी, और फिर देन आई गॉट स्कॉलरशिप। फिर आराम से अपना हॉस्टल में रहते थे हम और यहाँ पढ़ाई करते थे। करके फिर मैंने अपना MBBS वगैरह किया। मेरी दूसरी सिस्टर का भी मेडिकल कॉलेज में हो गया, उसको भी उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। इसके बाद बस आई डिड माई MBBS। फिर मैंने आर्मी का एंट्रेंस दिया, बट बिफोर दैट वी गॉट मैरिड। सो अच्छा, आप आर्मी जॉब में आने से पहले, आर्मी में सिलेक्ट होने से पहले हाँ, आपकी शादी हो गई थी? मैं एंट्रेंस दे चुकी थी। ओके। बिकॉज था हमारे यहाँ भाई सब लोग देते थे, आर्मी में भी आप अप्लाई करते हो, बाकी जगह भी अप्लाई करते हो, बट ज्वाइन मैंने किया बाद में। फिर आई गेव इंटरव्यू एवरीथिंग, उसके बाद वी गॉट मैरिड, देन आई ज्वाइन आर्मी। उस समय मैं हाउस सर्जनशिप वगैरह कर रही थी जब हमारी शादी हुई थी। तो जब आपका आर्मी में सिलेक्शन हो गया तो सर को तो बहुत खुशी हुई होगी। बिल्कुल, ही वाज अ ग्रेट सपोर्ट फॉर मी एवरी टाइम, ही गाइडेड मी, मतलब ही इज माय गाइड एक्चुअली। तो आपकी हमेशा पोस्टिंग एक साथ रही या पोस्टिंग अलग अलग भी रही? अलग अलग भी रही, क्योंकि ये सुपर स्पेशलिस्ट थे तो और फिर यही था हमारा बाद में कि उन्होंने बोला कि तुम आई डेंट डू दिस थिंग। मैंने MBBS का MD वगैरह नहीं किया, क्योंकि ये था कि साथ में पोस्टिंग रहेगी, अगर करोगे तो फिर अलग अलग अपॉइंटमेंट पोस्टिंग चाहिए होती फिर। तो इफ़ यू रिमेन जनरल डॉक्टर देन आई डिड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया मैंने। तो उस वजह से हम मोस्ट ऑफ द टाइम साथ रहे, पर अलग अलग भी रहे, अलग पोस्टिंग हुई। मैं सूरतगढ़ कमांड कर रही थी, तब ये गुवाहाटी कमांड कर रहे थे। अच्छा। बच्चे हमारे दिल्ली में थे। बहुत ही दूर दूर थे। बहुत एक गुवाहाटी में, एक सूरतगढ़। और बच्चे आपके दिल्ली में। बच्चे आपके कितने हैं? मैं 2 हैं, एक बेटी है, बड़ी बेटी, और बेटा है। वो दोनों कहाँ पर है? वो भी आर्मी में है? नहीं, वो मेरी डॉटर ने तो उसने किया अपना, पहले उसने इंजीनियरिंग किया दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, फिर उसने लॉ भी किया यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड से फिर उसने वो किया पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ शी इज़ वर्किंग इन गूगल, शी इज़ मैरिड। बेटा ने नेशनल लॉ स्कूल से लॉ किया, फिर बर्कली से उसने वो किया, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे गया था, वो भी काफ़ी ब्राइट है, वहाँ पे उसने, ही वाज द हाईएस्ट स्कोरर देयर। ही इज़ कम बैक करके, पढ़ाई करके आया, और अभी ही इज़ प्रैक्टिसिंग इन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो ही इज़ ऑल्सो डूइंग वेल। तो वो दिल्ली में ही है? हाँ, दोनों दिल्ली में हैं। अच्छा, दोनों दिल्ली में ही है। गूगल में जॉब कर रही हैं बेटी, लेकिन दिल्ली में ही है? हाँ, दिल्ली में। तो दोनों की शादी? हाँ, बेटी की शादी होगी। बेटी का हस्बैंड काफ़ी फेमस है वैसे तो, पीयूष तिवारी, इसमें है, इसका सेव लाइफ फाउंडेशन है इनका। अच्छा। खुद का। हाँ, ही इज़ ऑल्सो मतलब वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी फेमस पर्सनालिटी। फेमस, हाँ, ही इज़ गुड, ही इज़ वेरी सिंसियर इन हिज वर्क। हमारे लिए तो आप ही इतनी फेमस पर्सनालिटी हो, और सच में आपकी तो जो मैंने स्टोरी सुनी है वाकई दिल छू जाने वाली है। और जैसा कि आपने बताया कि आपकी मदर आपके लिए रोल मॉडल रही हैं, सच बताऊं तो कोई भी कहानी सुनेगा वो हर किसी की रोल मॉडल हो सकती है। ऐसी जर्नी, ऐसा नहीं कि हर किसी लेडी की होगी, पर इतनी मेहनत कि जब आप 6 साल की थी और छोटी जो आपकी सिस्टर है 2 साल की, 2 महीने की, और फादर हस्बैंड की डेथ हो जाए, तो उसके बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और ये ऐसा नहीं कि रिलेटिव्स अच्छे या बुरे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट हर किसी की प्रायोरिटी अलग अलग होती है। रिश्तेदार, जैसे मैंने एक शिव चालीसा में सुना है, मात पिता भ्राता हर कोई, संकट में पूछत नाही कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हरहु मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जांचे सो फल पाई। तो माता पिता भाई बहन ये जो रिश्ते हैं, ये एक लिमिट तक, एक समय तक साथ हैं। एक समय आएगा कि आज आपके वो सगे हैं, आज आपके वो सबसे फर्स्ट ब्लड रिलेशन में हैं, लेकिन एक समय उनके डायरेक्ट ब्लड और होंगे, उनकी प्रायोरिटी आज आप हो, कल उनकी प्रायोरिटी डिफरेंट होगी। माता पिता
माता पिता भ्राता हर कोई संकट में पूछत, यानी कि संकट पड़ा, माता पिता की तो डेथ हो गई, माता पिता तो चले गए, भाई की शादी हो गई वो लंदन में बस गया, बहन की शादी हो गई वो यूरोप चली गई, या वो दूसरी, अब वो अपना बच्चा उसका बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, तो उसके लिए प्रायोरिटी क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रायोरिटी आप नहीं होंगे, बट उसकी प्रायोरिटी आज चेंज हो चुकी है। और मुझे लगता है कि जीवन में जब स्ट्रगल आता है तो कुछ परीक्षाएं भी होती हैं। ईश्वर किसी न किसी वे में, किसी न किसी रूप में, चाहे इन ग्रहों को हम नाम दे दें कि शनि की 7.5 आई, राहु की दशा आई, ये तो एक मिथ्या मात्र है, हर किसी के ऊपर आते हैं। इन ग्रहों की देखा जाए हमसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, लेकिन ये आते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है अमिता जी, ये हमारे प्रारब्धों के फलों से हमें मुक्त भी कराने का काम करते हैं। मैंने तो हमेशा ये समझने की कोशिश की है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आज कोई स्ट्रगल आया है तो ये परीक्षा का दौर है, और इस परीक्षा में सिर्फ आपको पास होना है। तो आपकी मदर ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, सिंगल की दोबारा शादी के बारे में भी नहीं सोचा, और उन्होंने जॉब भी की, और अकेले रह करके आप लोगों की अच्छी परवरिश। देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि उनका एकमात्र उद्देश्य था कि उनके हस्बैंड जो जिम्मेदारी उनके पीछे छोड़ गए हैं वो अपनी जिम्मेदारी में सफल हो। और आज जब वो इस शो को देख रहे, मतलब अभी हैं मम्मी आपकी, हाँ है, तो आज अगर वो इस शो को देख रही होंगी तो उनको कितना गर्व होगा कि उनके बच्चे आज इतने काबिल हो गए, और वो आज भी उनको इतना याद करते हैं, उनको अपना रोल मॉडल माने हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है, हमारे देश के यूथ के लिए गर्व की बात है। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगता है कि बहुत सारे लड़की जो हमारी यूथ लड़कियां हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप अपनी, डॉक्टर साहब, मैं जनरल चतुर्वेदी जी, मैं चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ का कोई ऐसा वाक्य जो मतलब एक अलग लोगों को, मेरी क्या होता है कि आदमी एनर्जी से भर दे, जो इंटरेस्टिंग है, इसलिए होना चाहिए दर्शकों के लिए। क्या होता है, एक यूथ होता है, जब आदमी पढ़ता है लिखता है, उसके बाद जब जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, तो एक बॉय बता रहा हूँ, एक जो बॉय होता है, तो मेरी क्या उम्र थी 25-26 साल की, तो मैंने अब शादी करूँ, तो शादी करूँगा तो मैंने फिर एक एडवर्टाइजमेंट दिया, मैं एमडी पास किया, एमडी हाईएस्ट डिग्री होती थी, आज तो डीएम है, मैंने फिर बाद में डीएम किया बाद में। तो एमडी करने के बाद मैं सोचता था भाई मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमडी मेडिसिन किया मैंने, आर्मी में उस समय तो डीएम भी अपने आप में, क्योंकि आज भी डीएम की वैल्यू बहुत है। जी हाँ जी। तो मैं उसके बाद मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया न्यूज़पेपर में, तो एक मेरे जनरल साहब थे, उन्होंने बताया एक फैमिली है जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है बहुत यंग एज में, तो उनकी बेटी यहाँ लेडी हार्डिंग में पढ़ती है, तो तुम्हारे यहाँ तो तुम लोग चतुर्वेदी हो, तुम लोग ज़्यादा पैसे वैसे लेते होगे उसमें दहेज में। मैंने कहा नहीं दहेज नहीं, मैंने कहा फिर मैं कहता तुम दिखाओ, मैंने कहा मैं कैसे दिखाऊँ, मैं ऐसे कैसे, उन्होंने एक फॉर्म दिया आर्मी का, तो कि तुम उसको जाके दे आना, कहना मैंने भेजा है, फिर देख भी सकते हो। तो मैं जाके फॉर्म लेके लेडी हार्डिंग हॉस्टल में पहली बार गया, तो मैंने इनका उसमें उनको नाम वाम लिख के बुलवाया, तो मेरा बहाना तो यही था कि मैं देखना चाहता था ये वाला, तो मैंने दाख लिया, ठीक है मुझे अच्छा भी लगा, भाई सुंदर भी हैं और सब कुछ है। इनको माँ को लिखा मैंने कि भाई मैं शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे फादर भी नहीं थे, मैं ही करता था सब चीज़ें, तो कोई जवाब भी नहीं आया। फिर एक और मेरे दोस्त थे ब्रिगेडियर साहब, मैं कैप्टन था उस समय, मैंने उनको रिंग किया, उन्होंने बोला कि यार मैंने 1-2 बार पूछा, शायद वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है। अब एक आदमी को मना कर दे कोई शादी के लिए कितना बुरा लगता है, होता है ना। तो मुझे लगा यार, और वैसे भी आर्मी में मैंने देखा है कि ईगो तो कहना गलत होएगा हालांकि, पर मेरे को लगता है कि आर्मी में जितने लोग होते हैं उनके अंदर स्वाभिमान थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो स्वाभिमान की बात मुझे लगा यार, मैं पढ़ा लिखा हूँ, MBBS हूँ, MD हूँ, गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा हूँ, परमानेंट जॉब में हूँ, मना कैसे कर सकते? तो मना क्यों? फिर किसी ने बोला छोड़ो यार तुम क्यों चक्कर में, और देख लो कोई लड़की। लेकिन तब तक आप देख चुके थे, तो हमने कहा चलो भाई अब कोई बात नहीं। फिर भी मेरे दिल में रहा कि नहीं यार, फिर मैंने लड़कियां देखना शुरू किया, या मैं बहुत परेशान हो गया, वो न्यूज़पेपर की कटिंग पटिंग ये वो।
मैंने कहा यार जिसको मैंने देखा उससे तो हो नहीं पा रही, और ये दुनिया भर के फोटो इतने सारे पड़े हुए हैं। फिर मैंने ट्रेन पकड़ी, खुद चला गया लखनऊ गया। मैंने कहा नहीं यार मैं जरूर जाऊंगा, मैं पूछूंगा क्यों तो एक स्टोरी आपने मतलब सीरियसली ये तो मूवी वाली स्टोरी बन गई। बिल्कुल मूवी वाली। तो मुझे अभी भी याद है, मैं अपना एक अटैची लेके और इनके घर में गया, तो एक बड़ा सा बंगले में, क्योंकि आर्मी में इनके फादर की डेथ के बाद उन्होंने एक बंगला इनको दिया हुआ था, और मुझे मालूम था भाई स्कूल में प्रिंसिपल हैं इनकी मदर। तो मुझे उस समय जब आपके फादर आर्मी में थे तो उस समय क्या पोस्ट थी उनकी? कैप्टन साहब थे। ओके। हाँ, तो वो एनडीएसी मेरे ख्याल से सिलेक्ट, नहीं ही वाज आल्सो इन मेडिकल। मेडिकल, अच्छा मेडिकल। तो मैंने घंटी दबाया, मैं फिर इनकी मदर निकल के आई, फिर मैंने बताया ये। तो मैं उस समय तो कोई फ़ोन मोबाइल कैसा भी नहीं था कि भाई के मैं बता दूं कि मैं आ रहा हूँ कि फलाना निकाल। तो मैंने अपना परिचय दिया, तो चलो आपको अंदर आने दिया। अब मैं जब उस घर में घुसा, मुझे अभी भी याद है कि मुझे लगा ऐसा कि इस घर में बहुत दिनों बाद कोई आदमी अंदर आया है। मतलब वो घर 65 और मेरी शादी हुई थी 85 कि 20-30 साल में इस घर में जैसा जैसे कह रहे हैं एक वैसा क्या वैसा रखा हुआ है। तो मुझे लगा कि हाँ भाई एक ऐसा लगा मुझे जैसा। फिर मैंने इनकी मदर से बात किया, तो इनकी मदर ने यही बोला कि देखो आप लोग तो 3 भाई हैं, तीनों डॉक्टर हैं, ये है वो है, और हमारे यहाँ तो भाई हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि उसको। तो मैं समझा कि शायद कोई करने वाला नहीं है, क्यों रिश्तेदार लोग भाग जाते हैं ना, ये होता है ये होता है। तो एक कितनी बड़ी बात थी यदि मैं नहीं चलता घर से और नहीं आता, तो मेरे दिल में ये लगा रहता है कि यार इन लोगों ने मना कर दिया, जबकि मना करने की बात वजह कुछ और थी। वजह कुछ और थी, कोई करने वाला। उनको लगा कि यार ये लोग चतुर्वेदी ब्राह्मण्स ऐसे कहलाते हैं थोड़े से, कि भाई ये लोग चाहेंगे कि ऐसा हो वैसा हो, फलाना और हो, मैं उतना कुछ कर नहीं सकती। हाँ मैं नहीं कर सकती फ्रैंकली। तो इसलिए शायद उन्होंने जवाब नहीं दिया। हाँ, तो उन्होंने वो भी स्वाभिमानी थी, उन्होंने कहा भाई मैं ये नहीं कह सकती कि भाई मैं नहीं, तो ठीक है आप अपनी जगह खुश हैं आप। तो मैंने कहा आप परेशान मत होइए, मैं तो एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं जानता हूँ कैसे हमारे सिस्टम्स हैं, हमारे खुद के हमारे जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग भी कोई, मैं भी कोई बहुत बड़ा आदमी तो था नहीं, मैं भी, मेरे फादर की डेथ भी हो चुकी थी बट था आर्मी में। तो मेरे जो यूनिट के मेरे बॉसेस वगैरह थे, उन्होंने कहा कि आप परेशान मत हो, हम करवाएंगे तुम्हारी शादी। तो फिर इस तरह से हमारी शादी हुई। फिर ये इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर हम दोनों जबलपुर चले गए। जबलपुर में थोड़े दिनों रहा, सडनली मेरे बॉस ने मुझे बुलाया एक दिन कि यार तेरा बड़ा सोर्स है। क्यों? मैंने कहा क्या, जब तक एक छोटी मेरे बच्ची भी 1 साल हो चुका था, एक बच्ची थी मेरे 1 महीने की 2 महीने की, कह रहे तेरी पोस्टिंग आ गई। मेरे सर अभी अभी तो आया हूँ मैं स्पेशलिस्ट बन के यहाँ जबलपुर में। कहते तेरी फॉरेन पोस्टिंग आ गई। उस जमाने में फॉरेन पोस्टिंग बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। तो कहाँ जा रहे हैं भाई? भूटान। वहाँ के महाराज साहब के फिजिशियन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ, बड़ा बहुत है। एक हमारी टीम है वहाँ, उसको बोलते हैं इमट्राट, इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम। वो इंडियन आर्मी भूटान में रहती है। उसमें एक फिजिशियन का रोल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था उस जमाने में, बहुत ही महत्वपूर्ण। हाँ, मैंने कहा यार मेरे तो छोटा बच्चा और नई नई शादी हुई और मेरी मदर को भी पैरालिसिस हो गया। तो फिर भी कई लोगों ने समझाया भाई देखो भूटान की पोस्टिंग बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को दी जाती है और ऐसा बार बार नहीं मिलेगा, तो तुमको जाना चाहिए। तो मेरी वाइफ बड़ी सपोर्टिव थी। मैं डरता था, मैं थोड़ा सा, मुझे लगा कि यार ये लोग क्या करेंगे, या अभी शादी हुई है, इसको भी नहीं मालूम आर्मी के बारे में ज़्यादा, और छोटी बच्ची भी है, मदर को भी पैरालिसिस है। तो मेरी वाइफ ने बोला तुम जाओ, मैं तो संभाल लूँगी सब। तो हम लोग जबलपुर में एक बहुत बड़े बंगले में रहते थे। वो क्या था, उस बंगले को कोई लेता नहीं था, मैं क्यों, मेरी तो नई नई शादी हुई थी, मैं कभी ऐसे में रहा नहीं। तो हम दोनों ने, उसने जो हम जो देते हैं हमारे अलॉट करते हैं, उन्होंने कहा भाई आपको घर मिलने में तो टाइम लगेगा, ये बंगला ले लो आप। वो तो 15-16 क्वार्टर थे। उसके बाद में पता पड़ा मुझे कि उसमें बाहर जो 15-16 सर्वेंट क्वार्टर थे, एकर्स में था बंगला, उसमें चोर वोर रहते थे पीछे। अच्छा। तो कोई रहना नहीं चाहता था उसमें।
तो फिर मैं उस बंगले में इनको अकेला छोड़ के भूटान चला गया। तो भूटान में मैं रहा, 2 साल रहा। और जो हमारे अभी प्रेजेंट किंग हैं भूटान के, उनके फादर थे जिग्मे सिंघे वांगचुक, उनके वो लोग थे उस समय। और हम लोगों ने भूटान में बड़ा काम भी किया। और भूटान से 2 साल रहने के बाद मैंने दुनिया देखी। पहली तो दुनिया का मतलब कैसे, जैसे इंडियन एम्बेसी कैसे काम करती है, बाकी और देशों की एम्बेसीज कैसे काम करती है, और वर्ल्ड देखा मैंने कि क्या उस समय भूटान वाज जापानीज एड, टोयोटा कार, ये सब चीज़ें, क्योंकि इंडिया में था नहीं, कलर टीवी ये सब नहीं था, वीसीआर, ये सब चीज़ें भूटान में उस समय था। बिकॉज वो क्या था कि वो उनका दूसरे सिस्टम से आता था हमारा। इन एनी केस उसके बाद मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ में आने के बाद मैंने ये लगा कि नहीं, एक सिर्फ आर्मी ऑफिसर होना ही काफ़ी नहीं है। यदि इस साइंटिफिक वर्ल्ड में मुझे एक अच्छा डॉक्टर भी बनने की ज़रूरत है, तो मैं सुपर स्पेशलिटी में आ गया, रूमेटोलॉजी में। ना रूमेटोलॉजी एक नया विषय था, तो लोगों ने काफ़ी कहा कि रूमेटोलॉजी में जा रहे हो, रूमेटोलॉजी में क्या होता है? तो लोगों को मालूम नहीं था कि इस समय रूमेटोलॉजिस्ट, आज के दिन आप मुझसे पूछें तो हिंदुस्तान में समझ लीजिए 80,000 डॉक्टर यदि एग्ज़ाम देते हैं, समझ लीजिए, तो रूमेटोलॉजी फर्स्ट चॉइस है। कैन यू इमेजिन कि इतना समय से पहले मैंने सोच रखा था कि रूमेटोलॉजी एक दिन बहुत बड़ी ब्रांच होगी, वो आज है। ना टॉपर्स रूमेटोलॉजी में जाते हैं। तो मैंने रूमेटोलॉजी किया, और रूमेटोलॉजी के बाद वहाँ से पीजीआई लखनऊ से सिविल इंस्टीट्यूशन है, आपको बैठना पड़ता है, आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती है, ओपन को है, आपको मेरिट में आना पड़ता है। तो उसमें आके बाद फिर मैं कलकत्ता चला गया। कलकत्ता में रहा 2-3 साल, वहाँ आर्मी हॉस्पिटल है कलकत्ता का। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ था कि मैं इसी दौरान में गुवाहाटी गया, तो गुवाहाटी में मैं हॉस्पिटल का बॉस बन गया एज ए चेयरमैन। तो जनरल वीके सिंह साहब जो हैं वो थे आर्मी कमांडर। तो क्या हुआ कि वहाँ एक रोज़ ड्रिल होती थी। अब मैं एज ए पहले तो स्पेशलिस्ट था, फिर एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, तो मुझे बड़ा इरिटेट होता था, रोज़ ड्रिल होती है यार इसकी डिज़ास्टर की, भाई डिज़ास्टर होगा तो क्या होगा। सडनली एक दिन पता पड़ा कि 10 बम फट गए और 200 लोग मारे गए और 100 कैजुअल्टी हमारे पास आ गई। मतलब उसका मैनेजमेंट जो मैंने देखा उस तैयारी के साथ, तो मैं ये ज़रूर देश को बताना चाहता हूँ, किसी चीज़ के लिए भी, चाहे आप एग्ज़ाम बैठ रहे हो, कि यदि आपने तैयारी की है किसी चीज़ के लिए तो आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी, किसी भी चीज़ के लिए। तो जब वो कैजुअल्टीज़ आई तो 100 में से हम लोग 99 लोग बच गए। चीफ मिनिस्टर आए। अच्छा। ये प्रेजेंट जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं आपके गुवाहाटी के, अच्छा, शर्मा जी, वो उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे, उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे। तो वो भी आए, तो उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताइए सिर्फ कि हमने 100 कैजुअल्टीज़ दूसरे हॉस्पिटल में जी, वो 100 के 100 डेथ हो गई, आपने कैसे बचा ली? मैंने कहा सर सिर्फ प्रिपेयर्डनेस। तो एक मैसेज मेरे लिए ज़रूर है, किसी भी चीज़ के लिए आप किसी भी चीज़ की तैयारी करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे आप ओलंपिक में रहूं, चाहे आप कुश्ती की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि सक्सेस ना हो। यदि आप हार्ड लक के श्रम से करेंगे तो शायद भाग्य भी, आप तो इतने बड़े ज्योतिषी हैं कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। कोई कहे कि नहीं मेरी कुंडली बहुत अच्छी है, मैं तो बैठे बैठे फूल सूंघूंगा, तो शायद वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो वो तो एक पुश है आपके लिए, एक लक आपके लिए पुश है, आपको तो इसकी वजह से आपको तो कोई बहुत बड़ा सम्मान भी मिलना चाहिए था। तो उसके बाद जनरल वीके सिंह ने देखा, अच्छा मुझे इतनी वो भी नहीं थी कि मैं बहुत लोग, इतना टाइम ही नहीं था कि परमिशन ले सकूं। तो जनरल वीके सिंह खुद देखने आए कि अच्छा मैं देखने आता हूं। तो चीफ मिनिस्टर वगैरह सब आए, कैसे इतने कैजुअलिटीज़ को हमने बचाया। तो फिर उन्होंने मुझे सम्मान दिया, विशिष्ट सेना मेडल VSM। अच्छा, VSM मेरे को भी मिला है, मेरे वाइफ को भी VSM मिला। अच्छा। बाद में मुझे खैर इसके बाद और बड़ा अवार्ड मिला प्रेसिडेंट का, तो VSM मिला। तो मुझे बड़ा, मतलब कि ये बहुत हार्ड वे से मिला, मतलब मैंने खुद ग्राउंड पे होता है विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, और एक होता है PVSM, परम विशिष्ट सेवा मेडल। फिर मुझे बाद में जब मैं सीनियर हो गया एज ए लेफ्टिनेंट जनरल, अच्छा वो आपको मिला, फिर पद्म विभूषण, वो हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड है।
तो वो राष्ट्रपति जी उस समय प्रणब मुखर्जी थे, वो उस समय मुझे परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला, तो वो एक गर्व की बात थी मेरे लिए भी। और जब आप आगे जाते रहते हैं तो कभी आप ये नहीं सोचते कि एक दिन मैं बन जाऊंगा ये चीज़। ये तो हमारे लिए भी कितनी गर्व की बात है कि हम आपके साथ बैठे हैं, आपके साथ कॉफी विद कुणाल में हमारा ये शो होगा। मेडिकल चीफ बन गया इंडियन आर्मी का, तो मुझे भी लगा कि देखो एक छोटी जगह से जिसका फादर, मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी 8वीं क्लास में, और मेरा आर्मी में कोई नहीं था, मैं किसी को नहीं जानता था आर्मी में, मैं आर्मी के बारे में ABCD नहीं जानता था। तो बहुत लोएस्ट से शुरू हुआ और हाईएस्ट पे जाके पहुंच गया, और वो एक मेहनत और थोड़ा बहुत लक भी कहा जाए। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में आपका बिलीव क्या है? एस्ट्रोलॉजी में मेरा बहुत बिलीव है। क्यों? मैं सोचता हूँ एक साइंस है जो कि विलुप्त हो गई। जैसे आप कहना कि एक अच्छा डॉक्टर, आप 1000 डॉक्टर से मिलते, एक अच्छा डॉक्टर मिलता आपको, तो इसका मतलब है कि इस फील्ड में भी कुछ अच्छे लोग नहीं रहे होंगे, इसलिए बदनामी हो जाती है। कोई कहते हैं यार वो पंडित जी है, मैंने उनको हाथ दिखा दिया। अब ऐसा ही एस्ट्रोलॉजी एक साइंस थी जो इस देश में, चाइना में और भी कई देशों में विकसित हुई, बट वो समय के साथ कुछ कारणों से विलुप्त हो गई। मुझे खुद को पर्सनली बड़ा विश्वास है, देखिए बहुत विश्वास है मुझे, माने 2 चीज़ों पे विश्वास है मुझे, मेहनत पे और कुछ मेरे खुद के लक। तभी मैं बार बार बोलता हूँ लक का मतलब है क्या, कुछ मेरे में शायद मेरे अच्छे कुछ रहे होंगे, ऐसे कर्माज रहे होंगे, हाँ कुछ अच्छा किया होगा। जी हाँ, उसका फल भगवान ने जी हाँ इस रूप में मुझे दिया है। जी हाँ। और अमिता मैम, आपका एस्ट्रोलॉजी में बिलीव? यस, आई डू बिलीव। आप भी करती में हैं? काफ़ी चीज़ें हाँ देखी हैं, कई बार लोगों ने बताया है और सच होता है। पूजा पाठ हमारे यहाँ बहुत चेंज कर सकता है ये पता नहीं, बट ये कि हाँ देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपकी दोनों की जर्नी सुनी है और मैं आपकी कुंडली भी देख रहा हूँ, कि सबसे पहले तो मैं जनरल्स आपकी कुंडली के बारे में बताता हूँ कि आपका जो जन्म है कन्या लगन में हुआ है। कन्या लगन बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, ये दिल के बहुत खुश मिजाज व्यक्ति होते हैं। इन लोगों का शौक होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना और अपनी खुशियों को शेयर करना। सही। इनका ये शौक है, नेचर भी है और इनका ये शौक भी है। कन्या लगन वाले जितने भी लोग देखोगे सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। किसी के मन में इनके लिए अभी सुबह आपसे बहस करके निकलेंगे, लेकिन आधे घंटे 2 घंटे 5 घंटे के बाद जब ये आपको मिलेंगे तो नॉर्मल इनको याद नहीं होगा कि अभी 4 घंटे पहले इन्होंने आपसे बहस की। बिल्कुल ठीक होता है। तो ये इनका नेचर है। नेचर बिल्कुल ठीक बोला आपने। और इनकी जन्म कुंडली में जो इनके पिता का, जैसे कम एज में पिता का हाथ सर से उठ जाना, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमारे ग्रह में सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य केतु या राहु से पीड़ित हो जाए या सूर्य शनि के साथ बैठ जाए तो मंदार दोष बना देते हैं। सूर्य केतु राहु के साथ बैठ जाए तो ग्रहण लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को पिता सुख से वंचित होना पड़ता है। या तो पिता अलगाव हो जाता है, पिता दूर चले जाते हैं, या बच्चा दूर चला जाता है। या आप देखिए पुराने समय में जो राजा महाराजाओं का समय था, आज से 200 400 500 600 साल पहले, जब राजा महाराजा होते थे तो वो पहले अपने बच्चे का टेवा बनवाते थे। बच्चा पैदा हुआ, राजा को खबर मिली कि आपको, कि महाराज की जय हो, आपके घर में पुत्र का जन्म हुआ है, तो वो एक अंगूठी या माला ऐसे हमने देखा होगा। तो वो पहले अपने कुल पुरोहित को या राज पुरोहित को बुलाते थे और कहते थे उस बच्चे के टेवे का निर्माण करो, टेवा बनाओ। तो टेवा, क्योंकि उस समय कंप्यूटर तो थे नहीं, तो पंचांग से टेवा बनाया जाता था, ग्रह स्थिति देखी जाती थी। अगर बच्चा मूलों में पैदा हुआ है या बच्चे की कुंडली में ग्रहण दोष है या बच्चा मंदार दोष में पैदा हुआ है जो कि पिता के लिए अनिष्टकारी है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते थे, वो राजा को बोलते थे कि महाराज 40 दिन तक ये बच्चा आपके लिए शुभ नहीं है। अगर इसकी अशुभता को खत्म करना चाहते हो तो इसको 40 दिन के लिए आप अपने राज्य से दूर भेज दो, ननिहाल भेज दो। या गंडमूल में पैदा हुआ है तो राज्य के लिए और माता पिता के लिए हानिकारक है, तो इसको मामा के यहाँ भेज दो या बुआ के यहाँ भेज दो। तो पुराने समय में राजा महाराजा जब टेवा बनवाते थे तो वो इन चीजों को समझ लेते थे और बच्चे को दूर कर देते थे कुछ समय के लिए।
उसके बाद फिर वापस से उस बच्चे का आगमन होता था। तो ऐसी स्थिति में ये जो दोष हैं ये हमेशा के लिए डिसॉल्व हो जाते थे, लेकिन अब हमें पता नहीं होता। आज के समय में युवा पीढ़ी को देखिए, बच्चा हो रहा है तो अब पिता को तो अंदर हॉस्पिटल के रूम के अंदर ही एंट्री मिल गई कि आप देख सकते हो कि आपकी पत्नी को कितना कष्ट। लेकिन मैं ये पर्सनली मेरा मानना है कि समझदार इंसान को पहले अपने बच्चे का टेवा जरूर बनवाना चाहिए, ताकि आप जान सके, क्योंकि कुछ दोष ऐसे होते हैं जो जन्म के साथ ही खत्म हो सकते हैं, जन्म के साथ ही खत्म हो सकते हैं। अगर देखिए आपकी वाइफ को डिलीवरी, आपकी वाइफ की डिलीवरी होनी है, हॉस्पिटल में गए, अब ये 1 सेकंड का डिसीजन होता है कि बच्चा जो है वो उल्टा है, उसका सर घूमा हुआ है, या ये प्रॉब्लम आ रही है, अभी सर्जरी करके बच्चा पैदा करना पड़ेगा। तो अब पिता या फैमिली ये नहीं कह सकते नहीं जी हमें नॉर्मल डिलीवरी से ही बच्चा चाहिए, क्योंकि उसमें मां को खतरा है। तो आदमी इमीडिएटली डिसीजन लेता है ना। तो ऐसे इमीडिएटली भी आप अपने बच्चे का किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को टेवा बनवा करके ये जान सकते हैं। अगर ये पहले पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम है, हमेशा नहीं होती दोस्तों, बट अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो 40 दिन तक सिर्फ पिता को अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखनी। वो रूम में साथ रहे, घर में साथ रहे, लेकिन शक्ल ना देखें, या नानी के यहाँ भेज दें, अपने इन लॉज के यहाँ भेज दें। ऐसे में दोष खत्म होते हैं और पूरे जीवन के लिए ना होने से तो 40 दिन का वियोग बेटर है ना। बट इसके लिए पहले ज्ञान होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। आज के समय में कोई बिलीव करता है और नहीं करता है। मैं कह रहा हूं अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, पर बिलीव करना चाहिए। कुछ चीजें हमारे ऋषियों मुनियों ने जो लिखी हैं वो कुछ सोच समझ के, भृगु ऋषि ने भृगु संहिता ऐसे ही नहीं लिखी। ये मिथोलॉजीज जो हम पढ़ते हैं, किताबें हैं जो भगवान का मानना या उनकी अवमानना, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है। और मैं ये भी मानता हूं मनुष्य के हर कर्म का फल है, वो अच्छा भी और बुरा भी। जो अच्छा कर्म है उसका अच्छा फल मिलना है, और जो बुरा कर्म किया है आज नहीं तो कल उसकी फसल काटने के लिए भी आपका जन्म होना है। तो ये वजह रही। सूर्य, बुध, गुरु और शनि, ये 4 ग्रह 10th घर के सबसे टॉप माने जाते हैं, और आपके सूर्य, बुध और गुरु एक साथ 10th भाव में बैठे हैं। तो इनको पिता सुख से तो ये वंचित हो गए, लेकिन उसके बाद इन्होंने जिस लाइन में भी गए, चाहे वो पढ़ाई की या इन्होंने आर्मी में ज्वाइन किए, मेडिकल के रूप में, डॉक्टर के रूप में, लेकिन उसके टॉप पोजीशन तक पहुंचे, क्योंकि उसकी वजह इनकी कुंडली में दुनिया का सबसे प्यारा राजयोग भद्र महापुरुष योग जो कि बुध से बनता है, वो आपके 10th घर में बैठा हुआ है। सूर्य, बुध, गुरु, ये 3 जो सबसे टॉप राजयोग कारक हैं इस भाव के, वो तीनों ग्रह बैठे हुए हैं। उसके बाद मैं अगर देखूं, जैसे पैरालाइसिस हुआ आपकी मदर को, उसकी एक बहुत बड़ी वजह कि आपके 4थे घर में मंगल और राहु का अंगारक दोष बना हुआ है। या तो आपको हार्ट की या बीपी की प्रॉब्लम रहती, लेकिन आपकी जितनी, या तो आपको भी पैरालाइसिस हो सकता था, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को आपकी मदर ने अपने ऊपर ले लिया। इसको ऐसे भी हम, क्योंकि जब तक मदर होती है तब तक ये कष्ट मदर के ऊपर जाता है, जब वो नहीं होती तब इसका खामियाजा खुद पे आता है। कुंडली में 12 भाव से हर जगह से कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई शरीर का अंग देखा जाता है। तो बाकी अगर मैं बोलूं तो अभी तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, और आने वाले समय में, जैसे कि अभी भी ये गंगाराम हॉस्पिटल में है, तो बहुत ही अच्छा इनका, अभी तो 30 तक भी इनकी लाइफ बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि 30-31 के बाद जाकर के ये अपनी लाइफ को जॉब वर्किंग से शायद थोड़ा अलग करें, पर हो सकता है ना भी करें। मैं अभी भी एशिया पैसिफिक एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, वो एशिया पैसिफिक करीब 27-28 कंट्रियों की ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वाह। मैं रूमेटोलॉजी एसोसिएशन का। तो ये वाकई जो ये मैंने भी पहली बार ही, आपने मुझे बताया कि आप सुपर स्पेशलिस्ट रियूमेटोलॉजिस्ट हैं, तो मैंने भी पहली बार सुना है, और वाकई कि बहुत ही कम लोग हैं इस लाइन में जुड़े हुए, और टॉपर तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब हम लोग आर्थराइटिस का इलाज करते हैं, जोड़ों का, क्योंकि ये कहा गया था कोई जोड़ों की बीमारी लाइलाज है। बट चूंकि साइंस बढ़ती जाती है, तो अब साइंस में तरक्की कर ली है कि जोड़ों का शायद आज ये बहुत बड़ा हो, लेकिन आने वाले समय में बहुत लोग होंगे, लेकिन अभी के लिए ये बहुत बड़ा अपने आप में सब्जेक्ट है। और अमिता जी, मैं आपकी कुंडली भी देख रहा हूँ, जैसे कि आपने बताया कि आप 6 साल की थी जब आपके पिता, अब देखिए आपकी पिता से संबंध, पिता से रिलेशन, पिता का सुख 10th घर से भी देखा जाता है, और 10th घर
पिता के स्टेटस का है और 5वां घर पिता से संबंधों का है। तो 5वें घर में मंगल की वृश्चिक राशि उदित हो रही है और 10th घर में मंगल की मेष राशि उदित हो रही है। अब दोनों के स्वामी मंगल हैं। एक जगह जहां से पिता का स्टेटस, पिता से मिलने वाली संपत्तियां, प्रॉपर्टियां, एक पिता से संबंध, पिता का रिलेशन, पिता से रिलेशन। तो इन दोनों भाव के मालिक है मंगल, और मंगल आपकी जन्म कुंडली में लगन में नीच राशि में बैठे हैं। कर्क राशि में नीच राशि, नीच माने जाते हैं, नीच की राशि के में माने जाते हैं। तो ये मंगल 4 नंबर में बिल्कुल सबसे ज्यादा नेगेटिव फल देते हैं। अब वो कहाँ के फल देंगे? पिता से मिलने वाली संपत्तियां और पिता से संबंध। तो आप एक ये बहुत बड़ी वजह है। अगर मैं बैक जाऊंगा तो उस समय मंगल या चंद्रमा का कोई ना कोई, राहु केतु का कोई ना कोई, इन ग्रहों का आपस में सूक्ष्म अंतर जरूर रहा होगा जब ये मिसहैपनिंग हुई, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ थी उनकी। तो मंगल, क्योंकि मंगल से अस्पताल, खतरा, दुर्घटना, ये सब चीजें, फ्लैग, खतरा, कहते हैं ना अचानक से दुर्घटना घट गई, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मंगल नीच राशि में हो जाए या फिर राहु। तो आपकी कुंडली में मंगल नीच राशि में बैठे हैं तो शायद एक वो वजह रही। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो आपने अपने घर में, मतलब एक, क्योंकि आप तो सेकंड, लेकिन फिर भी आपने अपनी मम्मी की कंधे से कंधा मिला करके, जब आप समझदार हुई होंगी आप अपनी, तो आपने अपनी मम्मी के साथ बहुत हेल्पफुल, आपने उनके साथ जुड़ाव रखा होगा। क्योंकि 5वें घर में बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान, आपको अपनी संतानों से भी बहुत अटैचमेंट होएगा और आप भी इमोशनली बहुत अपनी फैमिली से अटैच्ड हैं। तो 5वें घर में आपकी कुंडली में बृहस्पति विद्यमान है। बृहस्पति 5वें घर के सबसे अच्छे माने जाते हैं जहां से व्यक्ति को विद्या, बुद्धि की प्राप्ति होती है। भाग्य के घर पे दृष्टि होना, लाभ के घर पे दृष्टि होना, और फिर लगन में कि इतनी एज, रिटायरमेंट के बाद भी आप एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं और सबसे अच्छी पोस्ट पर हैं। तो उसकी वजह आपकी कुंडली में बहुत प्यारे 2 राजयोग भी बने हैं। चंद्र और मंगल एक साथ बैठे, इसको महालक्ष्मी योग कहते हैं। यानी कि सर के लिए भी आप इतनी ज्यादा लकी रही हैं, शायद ये मानेंगे। नहीं वो पहले ही बताया था, इन्होंने बताया कि बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। मुझे किसी ने बताया थे हाँ, कि आप बहुत कुछ, जो कुछ है आपकी पत्नी के कारण। वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि महालक्ष्मी योग जिसकी कुंडली में, लड़की की कुंडली में बन जाए तो वो लड़की अपने पति के लिए, अपने ससुराल पक्ष के लिए बहुत लकी होती है, बशर्ते कि ससुराल पक्ष उस लड़की की सेवा करे, केयर करे, कभी उसका अपमान, कभी उसके साथ दुर्व्यवहार ना करे। तो आपका जो ससुराल पक्ष है वो बहुत तरक्की करेगा। और आपके हस्बैंड ने बहुत तरक्की की, अपने आप में गर्व की बात है। तो उसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल प्ले, कि अगर इनकी जगह मैं होता ना तो मैं कहता मेरी रोल मॉडल मेरी पत्नी भी है। हालांकि अंदरूनी सर मानते होंगे इस बात को। फिर उसके बाद देखिए, हमारा तो घर ही चलता है। पूरा जो मेरे पास जो कुछ है वो मेरी पत्नी का है। और मेरे को लगता है कि पत्नी का नहीं, जो सब कुछ है वो पत्नी ही है। तो और दूसरा बहुत बड़ा एक और राजयोग आपकी कुंडली के प्रथम भाव में बना, उसको बोलते हैं जैमिनी राजयोग। दोस्तों, महालक्ष्मी योग बनता है चंद्र और मंगल की युति से, जैमिनी राजयोग बनता है चंद्र और शुक्र की युति से। जिस जातक की जन्म कुंडली में चंद्र, शुक्र और इनके दोनों योग प्रथम भाव में ही बने हुए हैं। फिर विपरीत राजयोग, 3 विपरीत राजयोग होते हैं। विपरीत विमल योग, विपरीत सरल योग और विपरीत हर्ष योग। विपरीत सरल और विमल दोनों राजयोग आपकी कुंडली में बने, क्योंकि बुध सुग्रही 12वें घर का मालिक होकर के 12वें घर में बैठा, जो कि पैसे की तरफ से आपको बहुत समझदार बनाता है। आप फालतू खर्चा नहीं कर सकते, आपको शौक नहीं है। समझदारी से कितना भी खर्च हो जाए, जरूरतमंद की कितनी भी हेल्प हो जाए, पर आप मनी को फालतू खर्च का भी, उसकी कीमत को, इंपॉर्टेंस को आप समझती हैं। फिर आपकी कुंडली में आयु के जो मालिक हैं, अचानक आयु, संकट, दुर्घटनाएं, हालांकि बहुत सारी और भी चीजें देखी जाती हैं, उसके मालिक शनि 6ठे घर में बैठे हैं, कि आपके सामने शत्रु भी प्रबल नहीं हो सकता और आपकी आयु अप्रोक्स 90 और 100 के बीच है। मतलब शायद हो सकता है कि कल को 100 ईयर भी आप कंप्लीट कर जाओ, बट आयु आपकी बहुत लंबी है और हेल्थ, स्वस्थ के साथ। तो ऐसी स्थिति में मैं देख रहा हूं कि आप दोनों की कुंडलियां ही बहुत अच्छी हैं, इसीलिए आप दोनों ने बहुत सक्सेस भी पाई, नेम भी कमाया, फेम भी कमाया। आपका भी सूर्य धन भाव का मालिक होकर के एकादश घर में बैठा है,
संतान अच्छी हुई, संतान के बाद आपको कल को बहू आएगी या अभी जो दामाद मिले वो भी आपको एक बहुत ही आप संतुष्ट हैं, तो उसकी वजह आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध भी हैं, इस जन्म के कर्मास भी हैं कि आपने हमेशा लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से की। तो हर व्यक्ति का हर कर्म कोई ना कोई फल जरूर प्रदान करता है, और आपके जीवन में पिता का ना होना शायद ये भी किसी प्रारब्ध का फल रहा होगा, लेकिन उसके बाद जो खुशियां मिली, जो सुख मिले, जो अच्छी चीजें मिली, जो तरक्की, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज मिली, ये भी आपकी अपनी मेहनत, आपके कर्मास का फल। तो ज्योतिष देखिए वर्क तो करता है, किसी के मानने ना मानने से मैं ये नहीं कहता हूं कि हर व्यक्ति को मानना चाहिए, क्योंकि आज के समय पे ज्योतिष को लेकर के बहुत सारा भ्रम फैलाया जा रहा है। और कॉफी विद कुणाल को शुरू करने के पीछे मेरा रीजन यही था कि मैं उस भ्रम को, उन भ्रांतियों को समाप्त कर पाऊं। तो शायद आपने देखा होगा कि हमने ज्योतिष की बात की, बट आपको सक्सेस, आपने ज्योतिष का बहुत कोई फॉर्मूले अपनाए नहीं होंगे, आपने कोई नीलम पुखराज नहीं पहना होगा, लेकिन फिर भी तरक्की, फिर भी प्रोग्रेस मिली। ये मैं अपने यूथ को समझाना चाहता हूं कि दोस्तों जरूरी नहीं है कि पूजाएं करके सक्सेस मिलती है, स्टोन्स पहन के। मेरा ये भी कहना नहीं है कि स्टोन पहन के फायदा नहीं मिलता, बट मैं कहता हूं उस समय का इंतजार करिए जब ईश्वर अपने आप आपको बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर घर बैठे, जब उसको जरूरत पड़ेगी, जरूरत लगेगी, वो आपको खुद मिल जाएगा। बहुत ज्यादा जगहों पर भटकने से आपका पैसा, समय बर्बाद होगा और फिर भी आपको सही रास्ता शायद नहीं मिलेगा। तो मेरा कहना है कि इन भ्रांतियों से मुक्त होना है, इन भ्रांतियों से मुक्ति आपको सही दिशा प्रदान कर सकती है, क्योंकि ज्योतिष वे तो देता है, पर ज्योतिष को लेकर के भी भ्रम बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए आप अपने सही कर्म ट्रैक का पालन करिए, अपने माता पिता की सेवा, अपने गुरुजनों का आदर, अपने छोटों के साथ रिलेशन, प्यार, उनके साथ व्यवहार, गरीबों की दुआएं लेते रहें, गरीबों के साथ कभी भी दुर्व्यवहार ना करें, जीव जंतुओं के प्रति आपके अंदर प्यार होना चाहिए, भाव होना चाहिए। बहुत लोग हैं जो जीव जंतुओं को कुछ समझते ही नहीं है, तो इनके प्रति भी आपके अंदर प्यार होना चाहिए, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर सत्कार होना चाहिए। तो आपकी सक्सेस के वे समय आने पर आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा हमें, मुझे हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। नहीं, मैं तो सच में आज बहुत विद्वान हैं सारे, और आप अपने फील्ड में विद्वान हैं। हम अपने फील्ड में थोड़े बहुत जानते हैं, आप भी अपने फील्ड में जो आपने बताया, जो मैं भी सुन रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, वो अक्षर सह सत्य है, बिल्कुल। चाहे वो मेरी पत्नी के लिए हो, चाहे कुछ हो, बिल्कुल जो आपने बोला, मतलब उसमें जरा भी वो नहीं है, बहुत 100% करेक्ट। और कैसे आप लोग पता कर लेते हैं? तो यही ज्योतिष है, यही एस्ट्रोलॉजी है कि ज्योतिष सही कैलकुलेशन आपको सही चीजों तक पहुंचा देती है। नहीं, आपके बिल्कुल, मतलब आई एम सरप्राइज कि मतलब जो मुझे और लोगों ने कभी नहीं बताया कि मुझे बहुत लोगों से मिलने में मजा आता है। बिल्कुल। अब आपने तो पैसे के बारे में मुझे नहीं बताया मेरा, पर मेरे वाइफ का है कि पैसा जो बहुत ईमानदारी से कमाया गया उसको उस तरह से, चाहे आपने अपना पैसा हो चाहे सर का पैसा, लेकिन आपने समझदारी से खर्च किया। जरूरत या किसी गरीब की कितनी भी हेल्प कर दी हो, पर आपने कभी पार्टियों में या खुला फालतू कभी आपने, मुझे नहीं लगता कि जीवन में कोई खर्च किया होगा। और आपने अपने पैसे का जो संग्रह वो हमेशा अपनी पत्नी के पास रखा होगा, क्योंकि आपके पास पैसा कभी टिकेगा नहीं, आपके पास रहेगा, वो कहां से प्रॉब्लम आएंगी और कहां चला जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। मांगने वाले, क्योंकि आप बहुत हम्बल व्यक्ति हो, उनके पास 10 लोग आएंगे, वो पहले जज करेंगी कि इनमें से 5 लोग जरूरतमंद कौन है, वो उन 5 को देंगे, जो 5 वेस्ट है उनको मना कर देंगी। आप 10 के 10 को बोलोगे चल ले जा, तुझे 10,000 चाहिए, ले 8,000 ले जा, लेकिन घर पे मत बताना। नहीं, इनका पैसे का सारा कंट्रोल हमारे पास ही है, इनको तो पता भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए, आपको VSM अवार्ड मिला और सर को परम विशिष्ट सेवा अवार्ड मिला, तो ये अपने आप में बड़े गौरव की बात है और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत खुशी हुई कि आज आपके साथ में ये शो कर पाया, कॉफी विद कुणाल, और हमारे जितने भी यूथ, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े होंगे, उनकी इंस्पिरेशन आप बने होंगे, उनको भी कुछ सीखने को मिला होगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, और बहुत जल्दी दोस्तों हम फिर एक नए एपिसोड में आपको मिलेंगे, एक नई महान हस्तियों के साथ। दोस्तों जाने से पहले मैं एक छोटी सी टिप्स आपको जरूर देना चाहूँगा
कि आपके मन में कितनी भी स्ट्रेस है, कितनी भी टेंशन है, कितनी भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में चल रही हो, लेकिन आप अपने मन के अंदर अगर ये सोच बना लेंगे कि अब आपका अच्छा नहीं हो सकता, तो दुनिया की कोई पूजा, कोई स्टोन, कोई एस्ट्रोलॉजी आपको ठीक नहीं कर सकती। जब आप अंदर से खत्म हो जाते हैं तो फिर कभी ठीक नहीं हो सकते। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। जब आप अंदर से पॉजिटिव होते हैं, आपकी सोच होती है कि नहीं, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, सब मुसीबतों से छुटकारा पा लूंगा और फिर से मेरी लाइफ जो है सक्सेस से भरी होगी। तो दोस्तों, हर परेशानी धूमिल भर है। सूरज की किरणें जब धरती पर आती हैं तो अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी तरीके से आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आएगा। आपके जीवन के जितने भी अंधकार हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सबका सफाया हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।